Good afternoon, everyone. Let us now study about dielectrics, dielectric polarization. You can see page number 71 in your NCERT for doubts, or you can ask me. Dielectrics क्या होते हैं? Dielectric is an insulating material which does not allow charge to flow through it. ठीक है, ये insulating material है जो अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो होने से रोकते हैं. इट इज़ बिकॉज देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव इनसाइड द मटेरियल, जो इनके पास कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. जैसे कि वुड हो गया, पेपर, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वैक्स, मीका एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं. नाउ द डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पोल्स नहीं होते, मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या कर रहे होते हैं, जब द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड, वो मेरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं. जब इनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो एट अ थर्मल कंडीशन इनके पास कोई भी डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जीरो होता है. ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ईच मॉलिक्यूल कोइंसाइड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. एग्जाम्पल हैं आपका, जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया, सल्फर, ग्लास एक्सेट्रा, ये सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं. इन नॉर्मल कंडीशन द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर मोलिक्यूल इज जीरो ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप. क्योंकि इनमें पोल्स ही नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट कहाँ से आएगा? ठीक है ना. नेक्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऑब्वियसली जिसके अंदर उनके सेंटर सेपरेटेड होंगे बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी जैसे आपका एक डाइपोल बनता है, ये कुछ उस तरीके से बन जाएंगे. तो dielectrics in which the centers of positive and negative charges are separated in a molecule are called polar dielectrics. So thus each molecule in absence of external field act like an electric dipole due to an asymmetric structure of the molecules. Such molecules therefore possesses a permanent electric dipole moment. इसलिए इनके पास एक permanent electric moment होता ही होता है. ठीक है, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट P = Q × 2A करते हैं ना, तो 2A भी है, Q भी है यहाँ पे, तो इसका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. फाइन. तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, खिंचा हुआ सा. तो जैसे वाटर हो गया, HCl, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के. अब हम लोग देखते हैं कि how polar dielectrics or non-polar dielectrics behave when they are put in external electric field. ठीक है, जब हम उन्हें external electric field में put कर देते हैं तो किस तरीके से behave करते हैं, क्या होता है वहाँ पे. ठीक है, let us have a look. So the behavior of polar dielectrics in an external electric field, और इसी को हम लोग dielectric polarization बोलते हैं. इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो मेरे जितने भी डाइपोल्स हैं दे आर इन रैंडम डायरेक्शन. ठीक है, ऑल द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू थर्मल एजिटेशन आर रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडम डायरेक्शंस में होंगे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटीरियल बिकम्स जीरो. ठीक है, किसी का किसी से कैंसिल हो जाएगा, किसी का किसी से कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसे करते करते जो उनका नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब आप हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और फिर जब उसका नेट निकालेंगे, ठीक है, वो मेरा जीरो आएगा जब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है. लेकिन जैसे ही हम वहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं E0 की इज अप्लाइड, द पोलर मॉलिक्यूल स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. ठीक है, जो मेरे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये मेरे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस डायरेक्शन में अलाइन होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाता है. ये आपने पढ़ा है कि जब एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. ठीक है, तो टॉर्क की वजह से वो घूमेंगे और एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे. ठीक है, तो जो ये अलाइनमेंट है ये डिपेंड करेगी आपने कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, ज्यादा है, कम है, कितनी आपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा. फाइन. तो आफ्टर अलाइनमेंट द डाइपोल लुक्स लाइक दिस. तो द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल्स रिजल्टिंग इन अ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ अ मटीरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर मेरे जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं
वो पोलराइज हो रहे हैं, वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से उनका एक नेट डायपोल मोमेंट आना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली इसका इस साइड कहीं पे प्लस होगा, इसको इस साइड कहीं नेगेटिव होगा, तो मेरे जो डायपोल्स हैं इसका नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट करेगा, इसका जो पॉजिटिव है वो इस साइड होगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बाहर आ जाएंगे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ऐसे बाहर आ जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारे चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ईपी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आएगी, पहले ई नॉट थी सिर्फ, इनके पोलराइजेशन होने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई ईपी, विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ई नॉट माइनस ईपी होगा। तो मेरी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नॉट माइनस ईपी, विच इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे नेगेटिव चार्जेस हैं जो इंड्यूस हो गए हैं लेफ्ट साइड, ये मेरे पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इंड्यूस हो गए ऑन राइट साइड, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हो गई है ईपी, ठीक है, और उसकी वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गई है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग बिहेवियर देखते हैं ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का व्हेन इट इज पुट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके कोई पोल्स तो होते नहीं हैं, क्योंकि उनके सेंटर्स और पॉजिटिव के सेंटर नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उनके सेंटर्स को सेपरेट करने की कोशिश करती है, पुल करती है, ठीक है। तो व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो जो पॉजिटिव का सेंटर है वो क्या करेगा, वो इस साइड जो पॉजिटिव का सेंटर है वो क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा होगा उसको। जो नेगेटिव का सेंटर है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। बट ये वाला जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग गया, यानी एफई। लेकिन एक यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में एक कूलम फोर्स भी लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सेपरेशन तब तक होगा जब तक ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही एफसी और एफई एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये सेंटर फिर से कोइंसाइड करने लगेंगे। फाइन। तो द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज सेंटर्स continues to increase till the electric force trying to pull them apart is balanced by the coulomb force of attraction, ठीक है। जब तक ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको खींचता रहेगा, ठीक है, खींचता रहेगा, जब तक वो हमारे कूलम फोर्स के बैलेंस नहीं हो जाता तब तक उनके बीच में सेपरेशन आता रहेगा। फाइन। ऑब्वियसली अब ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किए, अगर ज्यादा अप्लाई किए तभी सेपरेट हो पाएंगे, कम अप्लाई करेंगे तो हम लोग वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो दिस टर्न्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन अ इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। यानी फिर से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब हमारा ये भी कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो गया, बच्चे फिर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जो हमारे इधर सरफेस पे आ जाएगा। आफ्टर पोलराइजेशन मेरा ये स्ट्रक्चर होगा। अगेन मेरी यहाँ पे पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस हो गए, हम इंड्यूस वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि ये डायपोल ही इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इज इक्वल टू E0 माइनस EI, ये हो गई मेरी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एप्सिलॉन r और k हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस E0 अपॉन E और F0 अपॉन F, ठीक है। अब जो डाइलेक्ट्रिक डायपोल्स डेवलप्स अ नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता चल गया। तो ऐसा देखा जाता है द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है। जो ये मेरा डायपोल मोमेंट है
डाइपोल मोमेंट मेरा पी होता है स्मॉल पी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कैपिटल पी, ठीक है, यानी पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन इट वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। और ऐसा देखा गया, इट वॉज फाउंड दैट जो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली जो पोलराइजेशन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड के, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की उस पर डिपेंड करेगा कितनी पोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि एक डाइपोल जो है, जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब वो कितना पोलराइज हो सकता है वो हमें कौन बता रहा है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अब साइलेंट नॉट हमने सिर्फ इसलिए डाला है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कुछ भी ना है, क्योंकि मेरा जो ससेप्टिबिलिटी होता है इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसलिए हमने एक अब साइलेंट नॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, फाइन। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगी। तो मेरा पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट आ गया हमारा, which is known as electric susceptibility, which describes the electric behavior of a dielectric. Fine. Next, a polarized dielectric is equivalent to a charged surface with the induced surface charge densities. Obviously, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा एक जो पोलर मॉलिक्यूल है वो हमारा पोलराइज हो चुका है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है EP, तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे मेरे नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं और इस सरफेस पे मेरे पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, तो इस सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी सिग्मा, इस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा पी हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP है, EP को हम लोग सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि E मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो EP इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा P को हम लोग QP अपॉन एरिया लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो मेरा ये QP है अपॉन A, इसी को ना मैं P लिख सकती हूँ, यानी ये जो सिग्मा P था उसी को मैंने P लिख दिया है, फाइन। ये कैसे लिखा है वो देखते हैं। मेरा जो सिग्मा P था वो था QP अपॉन A, फाइन। मेरा जो पोलराइजेशन है इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट हम लोग ऐसे ही निकालते Q इंटू 2A, बट अगर मैं अपने डाइपोल का वॉल्यूम निकालूं तो एरिया इंटू 2A ही करूंगी। एरिया कितना है और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये Q इंटू A इंटू 2A हो जाएगा। 2A से 2A कैंसिल हो गया, तो Q अपॉन A, यानी P इज इक्वल टू Q अपॉन A हो गया, एंड Q अपॉन A इज सिग्मा, इसलिए मेरा P जो है वो सिग्मा के इक्वल है, इसलिए मैंने सिग्मा P को यहाँ पे सीधा P लिख दिया। हमें ये भी पता है कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इंटू E होता है, फाइन। अब हम अपना रिलेशन निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमें पता है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP होता है, EP की जगह पे P माइनस एप्सिलॉन नॉट डाला, इस P की जगह पे हमने एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इंटू E लिखा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो गया, आया आपके पास E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ससेप्टिबिलिटी इंटू E, ठीक है, तो E नॉट माइनस ससेप्टिबिलिटी इंटू E। अब इस टर्म को आप उस साइड ले गए तो ये आपका कॉमन आ गया E, तो E नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू E हो गया। इस E को आप डिवाइड में ले आए, E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये E नॉट अपॉन E मेरा क्या बन गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी K इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, फाइन। द लास्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल और अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू E ना, तो मेरी जो पोलराइजेशन है, ये मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके लिए जहां तक एक डाइलेक्ट्रिक बिना किसी ब्रेकडाउन के एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज defined as the maximum value of the electric field that it can withstand without electric breakdown। बिना किसी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के ये withstand मतलब रुक सकता है, ठहर सकता है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ही है एक तरीके से, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट पर मीटर होती है, फाइन।
थैंक यू।